नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगा। आप अक्सर मुझसे कमेंट करके और कुछ क्वेश्चंस अपने पोस्ट करते हैं और मैं भी कोशिश करता हूं कि वो चाहे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, किसी भी तरह का पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ सवाल हो उसका उत्तर आपको दूं। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है द्वेन जेरांग ने, और मुझे लगता है कि मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया है। अगर गलत किया हो तो उसके लिए प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। और आपने कहा है कि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करते हैं और आपको उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मिस्टर जेरांग, थैंक यू वेरी मच। आपके इस तरह के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और इससे और अधिक वीडियो बनाने और आपके सवालों के उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच। और इस जानकारी से आपको यदि फ़ायदा होता है तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आपने कहा है कि मेरा पोर्टफोलियो 10 to 12 ईयर्स के लिए है और 22,000 की SIP आप कर रहे हैं, और आपने पूछा है कि 10-12 साल के लिए इसे यदि भूल जाऊं, रिव्यू ना करूं तो क्या होगा। तो पहले मैं आपके जो फंड्स हैं उन्हें यहाँ पर एक बार पढ़ देता हूँ। आपने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और आप स्मॉल कैप में 3,000 पर मंथ कर रहे हैं, टाटा स्मॉल कैप में, निपॉन इंडिया में 4,000, बाकी में 5,000 की SIP चल रही है। तो आपके पोर्टफोलियो में स्कीम्स अच्छी हैं और आपका इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सी कैप यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, इंटरनेशनल इक्विटीज़ में आपको एक्सपोजर मिल रहा है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी यानी कि मिड कैप में आपका इन्वेस्टमेंट है, एक मल्टी कैप है और स्मॉल कैप। तो अक्रॉस द मार्केट सेगमेंट्स, अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब जो सवाल आपने पूछा है कि यदि मैं रिव्यू ना करूं तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने अच्छी स्कीम चुनी हुई है। एक सिर्फ महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड के लिए मैं अलग से बात करूंगा। बाकी जो भी फंड्स हैं यदि आप उनको बिल्कुल ना देखें और हो सकता है कि किसी पीरियड में वो अच्छा परफॉर्म ना भी करें अपने पेयर्स के मुकाबले, तो उस कैटेगरी की दूसरी जो स्कीम्स हैं वो बेटर परफॉर्म कर भी रही हों। लेकिन यदि आप बात कर रहे हैं 10-12 साल की, तो मुझे लगता है कि लंबे वक्त में यदि कोई ऐसी स्कीम में इन्वेस्टेड रहे तो उससे फ़ायदा ही होगा और नुकसान नहीं होगा। बिकॉज जब आप रिव्यू करते हैं, चेंज करते हैं, तो साइकोलॉजिकली कई बार आप कुछ इमोशनल डिसीजन भी ले लेते हैं। तो यदि आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, अच्छी AMCs की स्कीम आपने चुनी है, तो उसमें मुझे लगता है फ़ायदा ही होगा। महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड के बारे में आपने पूछा और मैंने कहा कि अलग से बताऊंगा। तो ऐसा नहीं कि स्कीम खराब है, लेकिन महिंद्रा मैन्युलाइफ एक छोटा फंड हाउस है। तो कई बार हमने देखा है कि छोटे फंड हाउसेस में कई बार मर्जर देखने को मिलता है, यानी कि कोई बड़ी AMC, कोई बड़ा फंड हाउस छोटे फंड हाउस को एक्वायर कर लेता है, या वो किसी और के साथ मर्ज हो जाती है, या वो किसी और फंड हाउस को एक्वायर कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। निपॉन इंडिया पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड था, बाद में निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हो गया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज वहाँ पर पहले से फंड के साइज़, AMC का साइज़ काफ़ी बड़ा था, और ये समझ लीजिए कि वहाँ पर सिर्फ नाम ही चेंज हुआ एक तरह देखा जाए, बाकी पूरी इन्वेस्टमेंट टीम सब सेम रही और सभी फंड्स रहे, तो फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन यदि आप बात करें ऐसे म्यूचुअल फंड जैसे कि प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड, जिसे सुंदरम म्यूचुअल फंड ने टेक ओवर कर लिया, अब क्योंकि सुंदरम की अपनी स्कीम थी और प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड्स की अपनी स्कीम थी सेम कैटेगरी में, तो यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स मर्ज हो गई। तो मर्जर में कई बार फाइनेंशियल एट्रीब्यूट भी चेंज हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको देखना होगा कि क्या आपको वहाँ पर इन्वेस्टेड रहना है या नहीं रहना है। लेकिन जिन बाकी स्कीम्स की आपने बात की, वहाँ पर इस तरह की स्थिति नहीं दिखाई देती है। हालांकि ऐसा कुछ महिंद्रा मैन्युलाइफ में भी नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है।
लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया कि जब कोई फंड हाउस छोटा होता है वहाँ पर इस तरह के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपको समय समय पर रिव्यू जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, लेते अगला सवाल जो पूछा है नीता धर्मशी ने। नीता जी ने अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर डिस्क्लोज किया है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 3 लाख, HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 3 लाख, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 3 लाख, ये अभी का इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने बताया है कि 10 लाख रुपए वो लमसम में इन्वेस्ट करना चाहती हैं 5 ईयर्स के लिए, और पूछा है सजेशन कि उन्हें इन्हीं स्कीम में ऐड करना चाहिए या फिर नई स्कीम यहाँ पर ऐड करनी चाहिए। तो नीता जी, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 5 ईयर्स का है, और इस वक्त पर यदि हम मार्केट की सिचुएशन देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट पीक पे है, थोड़ा सा मतलब एक छोटा सा करेक्शन हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हमने यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप में तो एक अच्छी खासी रैली देखी है। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि यदि आप बैलेंस एडवांटेज फंड यानी कि जो हाइब्रिड फंड है उसमें इन्वेस्ट करें तो वो बेटर होगा। इनमें से भी आप, जैसे कि आपके पास HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। वो एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, उसमें आप बिल्कुल कर लीजिए। लेकिन मैं आपको मिड कैप फंड में और ज़्यादा इस वक्त ऐड करने की सलाह नहीं दूंगा 5 साल के नज़रिए से। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी छोटा अमाउंट ऐड किया जा सकता है, क्योंकि इसका एक्सपोजर मेजरली लार्ज कैप में है, तो यहाँ भी थोड़ा आप कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल इक्विटी भी इस स्कीम के पोर्टफोलियो में है, तो थोड़ा पोर्शन आप कर सकती हैं। लेकिन HDFC इंडेक्स फंड में बिल्कुल आप कर सकती हैं निफ्टी प्लान में। और एक बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, ये कंसिडर किया जा सकता है। लेते अगला सवाल जो पूछा है प्रदीप कुमार महातो ने, और प्रदीप कुमार जी हमारे बहुत पुराने व्यूअर हैं। प्रदीप कुमार जी का सवाल ये है कि उन्होंने PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन रिटर्न से सेटिस्फाइड नहीं है। प्रदीप कुमार जी, बिल्कुल लास्ट 1 ईयर में यदि हम देखें तो इस स्कीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। हालांकि एक वक्त पर ये स्कीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और मुझे उम्मीद है और मुझे मतलब ऐसा लगता है कि उस परफॉर्मेंस को देखकर उस वक्त पर, और मैंने भी कई बार ये स्कीम रेकमेंड की हुई है, तो आपने इसमें इन्वेस्ट किया होगा। और ऐसा अक्सर होता है कि कोई भी स्कीम किसी वक्त पर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, फिर कुछ वक्त के लिए उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस स्कीम का यदि हम लास्ट 3 ईयर्स का CAGR देखें एज ऑन टुडे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 29 सितंबर को, तो लगभग 29% का CAGR है। लेकिन हाँ, लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने लगभग 7% का रिटर्न डिलीवर किया है। तो मिड कैप कैटेगरी के हिसाब से ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और लेकिन यदि हम देखें स्कीम का पोर्टफोलियो, तो जो लास्ट डिस्क्लोज़ किया है पोर्टफोलियो, उसके अकॉर्डिंग 64 स्टॉक्स हैं। फाइनेंस एंड ऑटो यहाँ पर टॉप सेक्टर्स हैं, फाइनेंस फॉलोड बाय ऑटो। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये स्कीम अच्छा परफॉर्म करेगी, और फंड मैनेजमेंट में भी कुछ यहाँ पर बदलाव हुए हैं। तो मेरी राय ये है कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है राजू दास ने। राजू जी वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और 32 साल की उम्र है, प्राइवेट जॉब करते हैं, और 50,000 से 1 लाख तक लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो राजू जी, अगर आपका नज़रिया लंबा है तो आप 50,000 टू 1 लाख जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे 2-3 स्कीम में डिवाइड कर लीजिए। बल्कि मैं 3 स्कीम के आपको नाम बता देता हूँ, वहाँ पर आप डिवाइड कीजिए अगर आपका नज़रिया बहुत लंबा है। क्योंकि आपने जो अगला यहाँ पर सवाल पूछा है उससे मुझे लगता है कि आप बहुत लंबे समय के लिए करना चाहते हैं। तो ऐसे में एक लार्ज एंड मिड कैप फंड आप कंसिडर कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, और वो लार्ज एंड मिड कैप फंड होगा आपका ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। साथ ही एक मिड कैप फंड को भी आप कंसिडर कीजिए, और वो मिड कैप फंड हो सकता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और या मिरे एसेट मिड कैप फंड, ये भी कंसिडर किया जा सकता है। स्मॉल कैप फंड में एक्सिस स्मॉल कैप फंड
या कोटक स्मॉल कैप फंड, इनमें से किसी एक फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। और आप जो एक लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसे एक दिन में इन्वेस्ट करने की बजाय यदि आप थोड़ा इंस्टॉलमेंट में कर लें, तो मान लीजिए 1 लाख करना है तो 25,000 करके आप 4 पार्ट में इसे इन्वेस्ट कर लें, तो ये शायद थोड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा ना हो जिस दिन आप इन्वेस्ट करें उस दिन मार्केट तेज़ी में हो और थोड़ा सा फिर गिर जाए, तो आपको, हालांकि लंबे समय में बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको शायद इनिशियली बुरा लग सकता है। तो इसके लिए आप थोड़ा इसे इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट कर लें, और अदरवाइज़ आप सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप इंस्टॉलमेंट में इसे इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। और आपका जो दूसरा सवाल है, आपने कहा है कि यदि आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1 करोड़ कैसे होंगे। आप जानना चाहते हैं शायद कि 20-30 साल के बाद क्या ये 3 लाख रुपया यदि इन्वेस्ट किया जाए तो वो क्या 1 करोड़ बन सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि 3 लाख रुपए 12% के CAGR से ग्रो करें तो 30 ईयर्स में ये 90 लाख बन सकते हैं। तो 90 लाख 1 करोड़ की आप उम्मीद कर सकते हैं कि 3 लाख बढ़कर इतना हो जाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रहे, मैं एक बात और यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ कि 1 करोड़ सुनने में आज अच्छा लगता है, लेकिन 30 साल के बाद 1 करोड़ की कीमत काफ़ी कम हो जाएगी। अगर मैं 7% का इन्फ्लेशन यहाँ पर एज्यूम करूँ तो 30 साल के बाद 1 करोड़ रुपए आज के लगभग 13 लाख रुपए के बराबर ही रहेंगे। तो जब भी आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें तो इन्फ्लेशन को जरूर ध्यान में रखें। और एक बात और है कि यदि 30 साल की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो यदि आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें तो एक छोटी अमाउंट से भी बड़ी राशि इकट्ठा की जा सकती है। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल। और ये सवाल जिन्होंने पूछा है उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है हसनैन। ओके, तो ये आपका नाम है या चैनल का नाम है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन हम आपका सवाल पढ़ देता हूँ। आपने लिखा है कि अच्छा, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग दीज टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। सो थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगते हैं और डेफिनेटली मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं एक के बाद एक इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊं और फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दूं। तो आपका सवाल यह है कि मैक्स लाइफ ने NFO लॉन्च किया है। तो इंश्योरेंस कंपनी है। NFO मतलब न्यू फंड ऑफर, किसी भी स्कीम कोई प्लान उन्होंने लॉन्च किया होगा जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने कोई नया फंड लेके आए हैं। म्यूचुअल फंड्स में अक्सर NFO बड़ा कॉमन वर्ड होता है, तो इंश्योरेंस में NFO जैसा कुछ कहा नहीं जाता है, लेकिन शायद कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है NFO। लेकिन आगे जो आपने कहा है वो इम्पॉर्टेंट है, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। स्मॉल कैप इंडेक्स फंड जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है। पहले ही निफ्टी 250 इंडेक्स फंड ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इंडेक्स फंड यदि वो अपने किसी प्लान में ऑफ़र कर रहे हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका सवाल ये है कि आप यहाँ पर 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने 5 साल के लिए ये प्लान लिया है और 5 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि क्या आपका ये डिसीजन करेक्ट है या नहीं है। तो मुझे अफसोस है, मेरे हिसाब से डिसीजन गलत है, क्योंकि पहली बात, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से समझदारी वाली बात नहीं है। दूसरी बात, आपने जो फंड चुना है, यदि हम बात करें स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल होते हैं, ना कि 5 साल के लिए। तो उस हिसाब से फंड सिलेक्शन सही नहीं है। उसके अलावा स्मॉल कैप में देखा गया है कि एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड्स स्मॉल कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। आप यदि हिस्टोरिकली देखें तो मोस्ट ऑफ एक्टिवली मैनेज्ड स्मॉल कैप फंड्स ने स्मॉल कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। तो ऐसे में पहली बात तो यूलिप में इन्वेस्ट करना
शायद सही डिसीजन नहीं है, और ऊपर से स्मॉल कैप इंडेक्स को चुनना ये शायद और भी सही नहीं है। तो यहाँ पर यदि आपका नज़रिया बहुत लंबा नहीं है तो मेरी राय ये है कि आप मतलब उस प्लान के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं उसमें देखिए, यदि कोई लार्ज एंड मिड कैप फंड हो उसमें आप इन्वेस्ट कर लीजिए, वो बेहतर होगा। या मिड कैप इंडेक्स में करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन स्मॉल कैप फंड चुनना 5 साल के लिए, और वो भी मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स को चुनना 5 साल के लिए, ये सही डिसीजन नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप फंड को बदल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी पॉलिसी आप ले चुके हैं। यदि आप फ्री लुक पीरियड में हैं तो आप पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं, बट यदि आप अभी बने रहना चाहते हैं पॉलिसी में तो अंडरलाइंग फंड जो है उसको आप बदल ले, ये मेरे हिसाब से एक बेहतर चॉइस होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है, जो प्रश्न नहीं लिए गए हैं वो अगले वीडियो में मैं लेने की कोशिश करूंगा। पर मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी जो भी आज मैंने शेयर की आपके साथ, ये आपको ठीक से समझ में आई होगी। और आप अपने सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।